नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला पर। और आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 10% जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन था उसको अपहोल्ड कर दिया गया है, मतलब अब वो बना रहेगा। जो इस बात पे बात हो रही थी कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये रहना चाहिए, या ये संवैधानिक है या नहीं है, क्या ये 50% का जो एक दायरा है रिजर्वेशन का मैक्सिमम, उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं खराब कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के बीच में, बहुत सारे डिबेट के बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें 5 जजों में से 3 जज इसके फेवर में हैं और 2 जज जो है वो थोड़ा सा डिसेंट अपना बता रहे हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हैं। उसके पीछे उनका लॉजिक है। तो आज का ये डिसीजन बहुत ही हिस्टोरिक है। अगर समरी में बात की जाए तो ये है कि ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था, जो कुछ सरकारी नौकरियों और कुछ जॉब के लिए समाज में या कहीं पर अलग से इसे लगाया जा सके, वो बना रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं एक एक चीज़ों पर, क्या एक्चुअली हुआ और कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया था। मतलब पार्लियामेंट ने 2019 में जो एक डिसीजन दिया था, जिसके तहत 103वां मतलब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके माध्यम से 10% रिजर्वेशन जोड़ा गया था। और वो विशेष तौर पर किसके लिए था? वो था इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए। मतलब कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोग हों उनकी बात की जाए। अगर संवैधानिक पृष्ठभूमि बात की जाए तो जब संविधान की चर्चा होती है तो संविधान में हमारे यहाँ सामाजिक आधार पे रिजर्वेशन का प्रावधान है ना, लेकिन कहीं पर भी आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट के निर्णय के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई। ठीक है, अब ये बहुत सारा क्वेश्चन का मैटर बन गया कि मतलब जो है ये सही है या नहीं है। क्या जो है, जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो केवल जो है हम किसको दे सकते हैं, एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। और ये तो जो रिजर्वेशन आया है वो उसमें एससी एसटी या ओबीसी तो आ ही नहीं सकते हैं। ये तो केवल और केवल जनरल के लिए है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उठा देता है कि जब रिजर्वेशन विशेष तौर पे एससी एसटी और ओबीसी के लिए था, तो एक अलग कैटेगरी कैसे बन गई जिसमें एससी एसटी और ओबीसी जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इसका बात ही नहीं करता तो आपने कैसे इसको बना दिया। हालांकि जब इस पर आगे बात की जाए तो ये कहा जाता है, आपको ये आई होप क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, कहा जाता है कि जो अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15 है, ठीक है, ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेस पर? रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। तो ये 15 ये कहता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 बताता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये जो आप 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दिए हैं, ये तो एक तरीके से वायलेशन कर सकता है संविधान का। ठीक है, क्योंकि इसमें तो केवल कुछ वर्ग के लिए, विशेष तौर पर जनरल वर्ग के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन थे। और कहा भी जाता है कि पार्लियामेंट तो केवल और केवल किसके बात करता है? एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। कोई ईडब्ल्यूएस नाम की कैटेगरी तो पार्लियामेंट में दी नहीं गई है। ठीक है ना, तो किस बेस पर जो है ये ला दिया गया? तो एक्चुअली ये कहानी अगर हम लोग थोड़ा सा जाएं तो 2005 में गठित एक कमेटी है जिसने 2010 में एक रिपोर्ट दे दी थी अपनी, एसआर सिन्हो कमेटी। एसआर सिन्हो कमेटी जो है वो रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लेकर के उसने एक डिसीजन दिया था, मतलब रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद इसकी मांग और ही बढ़ गई थी। और बाद में फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, और उसी लोकसभा चुनाव के दौरान मतलब उसी के पहले सरकार के द्वारा 10% रिजर्वेशन घोषित किया गया था। ठीक है, और इसी के माध्यम से 103वां संविधान संशोधन किया गया था और कहा गया था कि 10% कोटा दिया जाएगा उन लोगों को जो सरकारी नौकरी, सेंट्रल या गवर्नमेंट जॉब या राज्य के जो जॉब होंगी उन सब में जो है इनको रिजर्वेशन मिलेगा। और वो भी किस आधार पर? आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। सिम्हो कमेटी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसकी सिफारिश पर यह बात
की गई थी, जोड़ी गई थी 2019 में, लेकिन इस पर लगातार चर्चा बनती रही कि जरूरी है नहीं है, कौन कौन सी दिक्कतें हैं, क्या प्रश्न है। तो आज जो है एक 5 जजों की कमेटी ने एक जजमेंट दिया है, ठीक है, जो हीड कर रहे थे कौन, यूयू ललित जी, ठीक है, जो सीजेआई हैं वो जो है लीड कर रहे थे, और उसके तहत 3-2 के रेशियो से फेवर में, मतलब पक्ष में निर्णय आया है कि ये रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बना रहेगा। क्या कहा उन्होंने, उसके पीछे रीजन क्या बताया, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें जो है वो कही हैं। मतलब कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया है और कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। कहा जाता है कि ये जो काम किया गया है, ठीक है ना, जैसे कि एक व्यक्ति हैं 5 जजों में से माहेश्वरी, जस्टिस माहेश्वरी ने कहा है कि जो 103वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, वो बिल्कुल वैलिड है, वो वैलिड है और वो किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत है केशवानंद भारती ने जो दे रखा है, उसके तहत ये उसका वायलेशन नहीं करता है। तो माहेश्वरी जी, जो जस्टिस माहेश्वरी हैं, वो उसके पक्ष में रहे, और ऐसे ही जस्टिस त्रिवेदी जी ने कहा कि हम भी इसके पक्ष में हैं, ये वैलिड है, मतलब वो किसी प्रकार से वायलेशन तो नहीं कर रहा है। लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि हमें जरूर इसका समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे सबसे पहले जब मंडल कमीशन की सिफारिश पर रिजर्वेशन लागू हुआ तो हमने उसे 10 साल के लिए लागू किया था, हालांकि बाद में पॉलिटिकल वो भेंट चढ़ गया। तो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर एक क्लास है जो इकोनॉमिकली वीक है ना, ईडब्ल्यूएस एक अलग ही सेक्शन है, कैटेगरी है जो इकोनॉमिकली वीक है, तो उसके लिए रिजर्वेशन करिए, ये किसी भी तरीके से संविधान का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका एक टाइम जरूर होना चाहिए, कितने दिन तक ये चलेगा और कब तक वैलिड होगा, ठीक है, कब तक ऐसे काम किए जाएंगे। तो इस तरीके से 2 व्यक्तियों ने समर्थन दिया। एक व्यक्ति ने तो कहा बिल्कुल समर्थन में है, एक ने कहा कि हम समय ना चाहते हैं कि थोड़ा सा एक स्पैम ऑफ टाइम होना चाहिए। एक व्यक्ति और है जस्टिस पाटिया वाला, उन्होंने भी इसे वैलिड माना, मतलब कि कहा कि बिल्कुल सही है, हटाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम त्रिवेदी जी की बात से सहमत हैं, इसको री एग्जामिन करना चाहिए समय समय पर कि क्या इसकी जरूरत अब बची है या इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जस्टिस भट्ट जो है वो डिसएग्री कर जाते हैं, इसका मतलब वो कहते हैं हम इसके पक्ष में वोट नहीं कर रहे हैं। क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये वायलेट कर रहा है, उनका कहना ये नहीं है कि संविधान का ये उल्लंघन कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी रिजर्वेशन ले आ रहे हैं तो उस रिजर्वेशन के तहत एससी एसटी और ओबीसी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों जो है एससी एसटी जो ओबीसी है उनको आपने उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, क्यों आपने एक अलग कैटेगरी बना दी है। तो इसीलिए ये इस बात से डिसएग्री करते हैं कि ये अलग से नहीं लागू होना चाहिए। जो हमारे सीजेआई हैं यू ललित जी, इन्होंने लास्ट में अपना पक्ष रखा और इन्होंने कहा, ठीक है ना, कि हम जस्टिस भट्ट से जो है वो थोड़े से सहमत हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने भी वैलिड न होने के पक्ष में थोड़ा सा कहा, बट बहुत स्पष्ट नहीं कहा कि नहीं वैलिड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हम जस्टिस भट्ट से जो है वो ताल्लुकात रख रहे हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं। इसका मतलब है कि जस्टिस भट्ट जो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो हम उन्हीं के पक्ष में है। तो 3 लोगों ने हाँ करी है और 2 लोग जो है, एक भट्ट साहब है और एक ये यू ललित साहब है, ये उन्होंने अपोज किया है, ठीक है। और एक चीज और बताई जस्टिस जस्टिस माहेश्वरी ने एक बात कही कि एक्चुअली इस मुद्दे को लेकर के केवल 3 प्रमुख मुद्दा था। नंबर 1, लोग ये कह रहे थे कि क्या जो 103 संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है क्या? तो उनका जवाब है कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या ये जो अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, क्या जो है इसके तहत जो एससी एसटी है, मतलब कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्लूडिंग द पुअर अमंग द एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कोटा, क्या जो ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत एससी एसटी और ओबीसी को नहीं शामिल किया जा रहा है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है क्या, मूल ढांचे के सिद्धांत को वायलेट कर रहा है क्या? तो उनका जवाब आया बिल्कुल नहीं, ये भी वायलेशन नहीं कर रहा है। तीसरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो ये था, क्या 50% सीलिंग जो है वो जरूरी है
क्या 50% से ज्यादा आरक्षण हो जाना मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें हैं कि हम 50% तक रिजर्वेशन रखेंगे, लेकिन कहीं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लिखा है कि नहीं 60% हो जाना गलत है, राइट? तो 50% तक उसको मतलब रखने की बात की गई थी, बट इट इज नॉट अ प्रोविजन कि जहां तक 50% के ऊपर अगर हो जाए तो वो किसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। तो इस तीनों क्वेश्चन का जवाब नो है। इसीलिए माहेश्वरी साहब का स्टेटमेंट भी था कि जब तीनों चीजों का ये वायलेशन नहीं कर रहा है तो हम इसे ना रिपील करने की तरफ क्यों लगे हुए हैं, हम क्यों चाहते हैं कि ये समाप्त हो जाए। ठीक है, मेजॉरिटी वोट जो पड़ा वो यही कहा गया कि ये वायलेट नहीं करता है, नॉट वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके से। तीन के तीनों इशू जो है देख लिए जाए तो ये वायलेटिव नहीं है, ठीक है ना। मेजॉरिटी व्यू के तहत जो है वो 3 लोगों ने समर्थन में बात की और 2 लोगों ने विपक्ष में बात की, और यह भी कहा गया कि 50% का जो सीलिंग ब्रीच हो रहा है ये किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करता किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को। तो इस तरीके से ये जो ऐतिहासिक निर्णय आया है जिसके तहत ये बात कही गई है कि 10% रिजर्वेशन बना रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की वायलेशन की बात नहीं। आप सभी समझते हैं कि 5 जज की ये बेंच ने वो दिया है, तो अब अगर इसे हटाना है तो 5 से अधिक जज या कम से कम 5 जजों की बेंच पुनः बैठे, ठीक है, और वो इस पर डिसाइड कर सकती है। एक और तर्क यहां पर दिया गया है कि रिजर्वेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मतलब तरीका है जिससे कि हम इंक्लूसिव अप्रोच अपनाएं। इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब है समावेशी विकास, समावेशी ढांचे की बात करें। जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें बराबर में ले आए, यही रिजर्वेशन का मैटर है। तो जब SC ST या OBC पीछे रह गए थे तो उनको बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। ये कोई मौलिक अधिकार थोड़ी है। तो रिजर्वेशन इसलिए था ताकि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो आज जब एक सेक्शन हमारे समाज में है जो पैसे की वजह से, इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से बहुत जगह पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो हम उन्हें क्यों मुख्य धारा में ना ले आए, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो इसीलिए कहते हैं कि रिजर्वेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम कमजोर सेक्शन को ले आकर के एक स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में ले आते हैं। तो ये पहले प्रावधान इनके लिए था, आज हमारे पास एक नया क्लास मिल गया है तो हम भाई इसको भी आगे ले आएंगे, ये कहीं से वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहा गया है रिजर्वेशन फॉर EWS डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग जो पैसे की वजह से समस्या में हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। जैसे पहले SC ST और OBC की बात की गई थी उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, तो वैसे ही जो है अब हम EWS की कैटेगरी वालों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहा गया है इट कैन नॉट बी सेड टू बी अनरीजनेबल, ये अनरीजनेबल नहीं है। ट्रीटिंग EWS एज अ सेपरेट क्लास वुड बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यहीं से एक नए क्लास का जन्म हो जाता है कि EWS को हम ये ना माने कि जनरल को आरक्षण मिल रहा है, बल्कि उनका तर्क ये है कि ये एक अलग ही कैटेगरी बन चुकी है समाज में, जो कि भले ही किसी एक कैटेगरी में आते हो लेकिन उनका मदद नहीं हो रहा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको इंक्लूड करे डेवलपमेंट में। तो भले ही जनरल एक कोटा है, उसके तहत एक वर्ग बन गया है पूरा का पूरा जो पैसों की वजह से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो EWS क्लास नाम का टर्म यहां पर आता है कि EWS एक क्लास है और कोई बुरी बात नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है अगर हम इसको एक अलग से क्लास कंसीडर करें, क्योंकि अगर आप जनरल कंसीडर करोगे तो विरोध होगा कि जनरल को आरक्षण क्यों दे रहे हैं। लेकिन आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जनरल में ही एक सब डिवीजन हो चुका है जहां पे कुछ लोग बहुत परेशान हैं। तो ये भी तर्क रहा कि हम लोग इक्वल जो है क्या कहते हैं ट्रीटमेंट रखेंगे और रखना भी चाहिए। जैसे कभी SC ST और OBC पीछे रहे दौड़ में तो हम उन पर बात कर रहे थे, आज अगर एक वर्ग जनरल में भी सब डिवीजन हो गया है और वो पीछे हैं तो उनके भी डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, जैसे कि दो बराबर लोग अनइक्वली ट्रीट नहीं किए जा सकते हैं, वैसे ही अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली ना। जैसे मानो कि दो बराबर के लोग हैं तो उनको बराबर ही तो मानोगे, तो ऐसे ही एक समाज में मानिए कि जनरल, ये जनरल का पूरा कोटा है और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिच हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। तो ये भले ही एक ही गोले में है लेकिन है तो ये डिफरेंट ना, ये तो अनइक्वल है।
तो हम इनको इक्वल क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि भैया तुम भी इन्हीं के साथ पेश जाओ, इनको नो आरक्षण तो तुम्हें भी नो आरक्षण, राइट। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे कि हम इक्वल्स को अनइक्वल नहीं कह सकते, दो बराबर के लोगों को हम डिफाइन अलग अलग नहीं कर सकते, वैसे ही जो अनइक्वल्स हैं उन्हें इक्वल भी नहीं कहना चाहिए, उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से एक अलग ईडब्ल्यूएस का क्लास का बात हो जाता है और निर्णय में यह बात कही गई कि बिल्कुल भी ये वायलेशन नहीं है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, या हर उन प्रश्न का जिसकी वजह से आप ये विरोध करते हैं कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। कहा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट exclusion and this amendment undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure। एक्चुअली सही भी तो है कि अगर हम ये काम करते हैं तो वो क्लास जो पीछे जा रहा है डेवलपमेंट में वो आगे आ सकता है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि ये जो 16 का क्लॉज 1 है एंड क्लॉज 4 है, ठीक है, ये इक्वलिटी की बात करता है। और जैसे ही हम इस तरह की बात करें कि क्या ये जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का ये सही है या गलत, तो इसके कई सारे एंगल हैं। जब आप इस पे चर्चा करते हैं कि जनरल को आरक्षण क्यों मिल रहा है तो बिल्कुल आप असहमत होंगे और आप ये कहेंगे इस तरीके से तो आरक्षण फिर सभी को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यही समझे कि जनरल कैटेगरी में कुछ एक ऐसा वर्ग है, जनरल कैटेगरी में कुछ एक ऐसा वर्ग है जो मुख्य धारा से पीछे रह गया है, तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट नाउ हाउ यू थिंक, राइट। तो हालांकि ये डिसीजन कोर्ट का था और हमने आपके पास ये जानकारी अपडेट कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई जानकारी होगी तो हम जरूर अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।